एनवीएन की बातचीत में आपका स्वागत है। आज हम यूएसए और ईरान की बातचीत पर बातचीत करेंगे। यूएसए और ईरान के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा जो है वो उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। 2010 में ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिया गया था और उसके बाद जो है वो 2015 तक ईरान का बहुत नुकसान हुआ। लोग बताते हैं कि 100 अरब डॉलर का नुकसान हो गया। 2015 में जो है वो एक ट्रीटी साइन हुई, एनपीटी, जिसमें यूएसए, फ्रांस, जर्मनी, रशिया और ब्रिटेन शामिल थे और उसके बाद जो है वो सैंक्शन उठा दिया गया। 15 साल के लिए ये ट्रीटी थी, लेकिन उसके बाद जो है वो 2018 में ट्रंप ने ये कहा कि ये सबसे खराब काम था जो ओबामा ने किया और उसके बाद वो जो है खुद ही यूनिलैटरल जो है उससे बाहर निकल गए और उसके बाद वो इलेक्शन हार गए। बाइडेन आए, बाइडेन भी कोई खास इसमें प्रोग्रेस नहीं कर सके। लेकिन अब जो है वो शपथ ग्रहण के बाद अचानक ट्रंप जो है वो इस सिलसिले में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम उससे अच्छा एक डील जो है वो साइन कर लेंगे और इस सिलसिले में पिछले सैटरडे को मस्कत में ओमान का जो कैपिटल है उसके अंदर जो है वो एक बातचीत हुई है और अगली बातचीत जो है वो रोम या मस्कत में कहीं ना कहीं होने वाली है। तो ये जो डेवलपमेंट हुए हैं इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री फिरोज मुजीबोरवाला साहब हैं और प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब हैं। आप दोनों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल प्रोफेसर आफ्ताब कमाल पाशा साहब से ये है कि ये तो एकदम अनएक्सपेक्टेड था। ट्रम्प जो है वो बड़ी बड़ी धमकियां दे रहे थे और लोग तो काउंटर लगा के बैठे थे कि अभी बस अमेरिका का हमला जो है वो ईरान पे होने ही वाला है और वहां पे तैयारी हो गई है और वहां पर जो है वो नो फ्लाई जोन बना दिया गया है और मुख्तलिफ इस तरह की बातें जो है वो मीडिया में घूम रही थी कि अचानक इन दोनों के बीच में बातचीत शुरू हो गई। तो इस डेवलपमेंट को पाशा साहब आप कैसे देखते हैं? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। गाजा के ऊपर जो इसराइल का हमला हुआ और लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हमला और बरतानिया, अमेरिका, इजराइल का हमला जो हूती के ऊपर हुआ, तो इन तीनों को अमेरिका और इजराइल ईरान को दोषी देते हैं और उनका मानना है कि ईरान जो है अपने एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को ये बढ़ावा दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है और इनका निशाना इजराइल को खत्म करना है। हालांकि ईरान ऐसा कुछ नहीं कहा है, लेकिन ईरान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं वो रेवोल्यूशन से ही 1979 से ही बहुत ही पेचीदा हैं, क्योंकि शाह ईरान के साथ अमेरिका के रिलेशंस बहुत गहरे थे और अमेरिका को काफी फायदा हुआ। लेकिन इस्लामिक रिपब्लिक बनने के बाद से अभी तक अमेरिका जो है वो अपना असर और रसूख जो इन्फ्लुएंस था ईरान में अभी भूला नहीं है, उसको दोबारा ईरान अपने इन्फ्लुएंस में लाना चाहते हैं। और जो रीजनल डेवलपमेंट हुआ है वो ये हुआ कि ईरान शाह के अंडर इजराइल के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात रखे थे और रेवोल्यूशन के बाद ईरान के आयतुल्लाह की हुकूमत ने इजरायली एम्बेसी को खत्म करके पीएलओ को वो एम्बेसी दिए। तो उसी दौरान से पिछले 45 सालों से जो है इन दोनों मुल्क साजिश कर रहे हैं ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक का तख्ता पलटने के लिए और हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं कि इसको हटा दिया जाए और दोबारा अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ईरान इराक वार करवाई 8 साल और कई इंटरनल रिवॉर्ड्स भी कराए। इजराइल अपने मोसाद और इंटेलिजेंस एजेंसी से कई ईरानियन लीडर्स को, साइंटिस्ट को मरवा दिया। लेकिन ईरान जो है, जो तवील अरसे तक 8 साल की जंग इराक से लड़ते समय कहीं तकरीबन 1986 में ये फैसला लिया कि पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है और हमें कोई सुन नहीं रहा है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी और जनरल असेंबली में भी और दूसरे फोरम्स, OIC, अरब लीग, नॉन अलाइंड फोरम। तो ईरान ने ईरान इराक जंग के दौरान ये फैसला कर लिया कि अगर हमें अपनी खुदमुख्तारी रखना है, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी रखना है, तो हमें दिफा करना होगा, हमें डिफेंड करना होगा। और न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उन्होंने फैसला किया कि जैसा
अमेरिका या रूस या चीन, अमेरिका, भारत, पाकिस्तान, खुद इजराइल के पास जो न्यूक्लियर वेपन है वो बहुत ताकतवर है और इन देशों के ऊपर कोई दूसरा देश हमला करने का सोच भी नहीं सकता। तो इसको मद्देनजर रखते हुए ईरान ने बहुत अहम फैसला लिया न्यूक्लियर रिएक्टर करने के लिए। लेकिन ये बहुत खुफिया प्रोग्राम रहा। 2002 में ये ईरानी ग्रुप, अपोजिशन ग्रुप और कुछ लोग नातान्स में जो न्यूक्लियर रिएक्टर ईरान खुफिया तौर पे बनाया था और जिसमें यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था, तो इसका पर्दाफाश हुआ और उसके बाद यूएन सैंक्शंस और ये के थ्रू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल को मामला गया और उसके बाद काफी डेवलपमेंट्स हुए जो कि यूरोपियन यूनियन, अमेरिका और ये सब देश मिलके ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंटेन करना चाहते थे। और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान 2015 में JCPOA के एग्रीमेंट हुआ, लेकिन 2018 में ट्रंप के फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन में इसे निकाल दिया और उसके बाद से लगातार ये प्रयास हो रहा है कि ईरान जो है वेपन्स ग्रेड यूरेनियम 3.67% से 20% को, उसके बाद 60% को और कुछ लोग कहते हैं कि 90% तक चला गया है और उसके पास काफी यूरेनियम है और ये 3 या 4 या 5 न्यूक्लियर बम बना सकता है। तो जब से ये इजराइल का नरसंहार गाजा में शुरू हुआ, लेबनान में हूथी को कंट्रोल करने का, तो नेतन्याहू जो 25 सालों से कहता रहा है कि ईरान के पास जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसको खत्म करना है लीबिया की तरह और उसको डिसमेंटल करना है और सबसे खतरनाक है। और ईरान जो है अपने रेसिस्टेंस ग्रुप प्रॉक्सीज को जो कहते हैं वो लगातार सपोर्ट करता आ रहा है, जो कि इजराइल को खत्म करना चाहते हैं। तो इसमें कुछ अरब मुल्क भी शामिल थे ईरान के खिलाफ, जो इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ मिले हैं, जैसा बहरीन है, इमारात है और कुछ हद तक सऊदी अरेबिया भी है। जो तनाव था दोनों के बीच में, रियाद और तेहरान के बीच में, वो तनाव चीन के मध्यस्थता से डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करके उनके हालात ठीक हुए हैं। लेकिन असल निशाना ईरान है और उनकी हुकूमत है और जो सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे बढ़ के जो मिलिट्री कैपेबिलिटी ईरान ने पिछले 25-30 सालों में बनाया है, बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन फैसिलिटीज और नेवी और दूसरे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स वगैरह, तो इजराइल को ये पसंद नहीं है कि कोई दूसरा देश इस क्षेत्र में, खाड़ी के देशों में अपना असर और रसूख बढ़ाए। तो लगातार इजराइल का प्रयास यही रहा है कि किसी ना किसी तरह ईरान को कमजोर करना है, डायरेक्टली धमकी से या अमेरिका के साथ से। जो जब से ट्रंप प्रेसिडेंट बने हैं, तो तब से जो है नेतन्याहू लगातार प्रयास कर रहा है कि अमेरिका को इश्काल के उसको हुडविंग करके ईरान को ये न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म करने की बात कर रहे हैं। तो ईरान का रवैया यही था कि हम अमेरिका के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि JCPOA जो हम मुआहदा एग्रीमेंट करे थे, जो सिक्योरिटी काउंसिल ने एंडोर्स किया था, 5 परमानेंट मेंबर्स और जर्मनी भी करे थे, तो उसको नजरअंदाज करके, वायलेट करके, एब्रोगेट करके नो कॉन्फिडेंस बताया है और हम अमेरिका के साथ डायरेक्टली डील नहीं करें, बल्कि उनका रवैया था। और कमाल खराजी जो वजीर फॉरेन मिनिस्टर थे ईरान के, उन्होंने कहा कि हमारे पास इतना यूरेनियम है, इतनी कैपेबिलिटी है कि अगर चाहे तो हम न्यूक्लियर बम भी बना सकते हैं, बोल के उन्होंने बहुत भयानक बम बनाने का ऐलान किया, जिससे इजराइल, अमेरिका और यूरोप दूसरे देश घबरा गए। और जो अमेरिका का CIA एस्टिमेट था कि अभी बनाने के प्रोग्राम में शामिल नहीं है, एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी दोबारा रिवाइज करके अब ये नतीजे पे पहुंचे हैं कि ईरान के पास काफी न्यूक्लियर मटेरियल है और उसके पास डिलीवरी व्हीकल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी हैं और कभी भी मुंह तोड़ जवाब दे सकता है अगर उसके ऊपर हमला हुआ डायरेक्टली इजराइल के साथ या अमेरिका के साथ बोल के। तो चूंकि ईरान कड़ा रवैया इख्तियार किया था कि वो बात नहीं करेंगे, लेकिन इसमें 2-3 चीजें हमें देखना पड़ेगा। एक तो रूस और चीन के साथ ईरान के स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट हुआ है 25 साल का और 15 साल का, लेकिन इन दोनों एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज नहीं है जिससे
रूस और चीन ईरान के मदद को आएंगे। जैसा एन अटैक ऑन ईरान, ट्राइलैटरल डिफेंस एग्रीमेंट नहीं है, ये बायलैटरल भी नहीं है, तो सिर्फ ये मीनिंगलेस है एज फार एज कमिंग टू एड ऑफ ईरान। ईरान की मदद करने के लिए सिर्फ वो हवाई जहाज भेजेंगे, फाइटर जेट्स भेजेंगे या एयर डिफेंस इक्विपमेंट भेजेंगे और पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सपोर्ट देंगे, लेकिन अगर इसराइल या अमेरिका या दोनों मिलकर ईरान पे हमला करते हैं तो सिर्फ ईरान को दिफा करना होगा। तो ये दोनों देश जिसके साथ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर मिले थे अभी हाल में, मेरे ख्याल से मेरे सूत्रों के जरिए से उनको सलाह दी कि आप डायरेक्टली बातचीत करिए अमेरिका के साथ, चाहे ओमान के साथ हो या कुछ और जरिए के साथ। तो ये मशवरा, सजेशन मेरे ख्याल से ईरान के ऊपर काफी असरदार रहा। दूसरी बात यह है कि अमेरिका लगातार कोशिश करता आ रहा है खाड़ी के देशों में अपने बेसेस तैयार करने की और डीगो गार्जिया में भी फाइटर प्लेन भेजने की जो बमबारी कर सकते हैं। ये मिलिट्री एस्पेक्ट भी ईरान को काफी मुतासर की है। तीसरी बात यह है कि पिछले 40-45 साल से ईरान जो है, आप जानते हैं कि सैंक्शंस से जूझ रहा है। डायरेक्टली अमेरिका के सैंक्शंस, यूरोपियन सैंक्शंस और कई इंटरनल रिवॉर्ड्स भी किए लोगों को भड़काने के लिए, रेजिम के खिलाफ उकसाने के लिए, लेकिन सफलता नहीं हुई। लेकिन लोग भी वहां तंग आ गए हैं ईरान में, उनके इक्तिसादी इकोनॉमिक हालत इतनी अच्छी नहीं है। तो ये हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर हमला करते हैं इजराइल, अमेरिका या दोनों मिलकर ईरान के ऊपर, या क्या डिकैपिटेशन अटैक्स करते हैं लीडरशिप को, जैसा हिजबुल्लाह के लीडर को खत्म किया उन्होंने, या इंफ्रास्ट्रक्चर पे शदीद हमला करके नुकसान पहुंचाते हैं, तो ईरान को काफी नुकसान होगा, जो कि चीन और रूस या कोई और देश मीनिंगफुली उनको मदद नहीं कर सकता। तो ये 3-4 वजूहात की वजह से मेरे ख्याल से इनडायरेक्ट बात करने के लिए आमादा हो गया ईरान के फॉरेन मिनिस्टर और स्टीव विटकॉफ जो मस्कत में हुई, और उन्होंने कहा कि ये मुफीदमंद बात रही और हम अगले हफ्ते और भी दोबारा बातचीत करेंगे। लेकिन अमेरिका के 3 डिमांड्स हैं। एक तो न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का डिसमेंटल करना है बोल के, जो कि इजराइल का एजेंडा है। दूसरा जो है बैलिस्टिक मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स को कंट्रोल करना या कैप करना या उनके फैसिलिटीज खत्म करना, ये दूसरा डिमांड है। और तीसरा डिमांड ये है कि ईरान बाज आए, ईरान ये रेसिस्टेंस ग्रुप को सपोर्ट ना करे और टेररिज्म को एनकरेज नहीं करना बोलते। ईरान का कहना है कि ये दूसरा और तीसरा मुद्दा एजेंडा नहीं है, सिर्फ न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैसा एड्रेस करना है, वो सिर्फ वही बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अगले हफ्ते जो बातचीत होगी उसमें देखना होगा कि किस हद तक प्रगति हुई है, किस हद तक दोनों देश आगे जा सकते हैं। लेकिन ईरान का मेन डिमांड है कि अगर हम न्यूक्लियर प्रोग्राम को कैप करते हैं, जैसा JCPOA की तरह हुआ, तो हमारे ऊपर जो सैंक्शंस थोपे हैं उसको पूरी तरह से हटाना होगा। और ये भी सुनने को आ रहा है कि ईरान अमेरिका से डिमांड कर रहा है कि आप कम से कम $2 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट करें ईरान में। जो हमें नुकसान हुआ है इतने सालों से, हम जो सैंक्शंस की वजह से हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो अफेक्ट हुआ है, तो आप इस पे इन्वेस्ट करिए। और वो इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह देख रहे हैं ईरान की, अगर इतना इन्वेस्टमेंट होता है अमेरिका या वेस्ट यूरोप की तरफ से, तो अगर बमबारी करते हैं तो अमेरिका का भी नुकसान होगा या वेस्ट यूरोप का भी नुकसान होगा। आगे चल के देखते हैं कि अगर इजराइल, विटकॉफ का एक स्टेटमेंट ये था कि हम लीबिया की तरह डिसमेंटल किए बगैर भी एक और दूसरा रास्ता भी खोज के निकाल सकते हैं, जिससे जो यूरेनियम ईरान को चाहिए 3.6% उसी तक महदूद रखें और उससे ज्यादा 20 या 60% ना होने दें। और दूसरी बात जो जुड़ी हुई है इससे, वो ये है कि अभी तक जो यूरेनियम जो इनरिच किया है ईरान, उसको कहाँ रखे सेफली, या ईरान से बाहर ले जाएं रूस में या कहीं और थर्ड कंट्री में, उस पर भी बातचीत होगी। और मेरे ख्याल से ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और रेसिस्टेंस ग्रुप के बारे में बातचीत करने के लिए तैयार नहीं होगा। और इसी 2 मुद्दों पे शायद ब्रेकडाउन होगा, अगर अमेरिका इजरायली एजेंडा के मुताबिक बरकरार रखता है कि ये तीनों मुद्दे पे सुलह मुआहदा चाहिए 1 हफ्ते के दिन।
कल ट्रंप कह रहे थे कि एक हफ्ता बहुत लंबा होता है, हमें जल्दी चाहिए एग्रीमेंट बोल के। तो ईरानियन इतनी जल्दबाजी में एग्रीमेंट नहीं करेंगे और अपने ट्रैप में नहीं जाएंगे और ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे, क्योंकि यही एडमिनिस्ट्रेशन उसको निकारा था और JCPO का हाल आप जानते हैं कि कैसा हो गया, जो पूरे सिक्योरिटी काउंसिल मेंबर्स पर जर्मनी मिलके करे थे। पूरी दुनिया की उम्मीद JCPO पे थी कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम अब आउट ऑफ एजेंडा है और सैंक्शंस हटा दिए जाएंगे और नॉर्मलाइज होंगे ईरान और अमेरिका और वेस्ट यूरोप के साथ रिलेशंस, और उससे सैलिटरी इफेक्ट होगा खाड़ी के देशों पे भी जो टेंशन में है और वो ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच में फंसे हुए हैं। वो भी डरते हैं कि अगर ईरान पे हमला होता है तो उन पे भी काफी नुकसान होगा, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, कतार हो, इमारात हो, क्योंकि जो अमेरिका के अड्डे हैं अगर ईरान निशाना बनाता है तो ये ग्लास हाउसेस में जो रहते हैं ये शेख, इनकी इकोनॉमी, इनके कंट्री का वजूद ही खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि इतने छोटे हैं ये, इनकी फौज इतनी छोटी है। अगर अमेरिका के अड्डों पे बमबारी करते हैं तो कोलैटरल डैमेज से इतना नुकसान होगा, जैसा कि कतार के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर ईरान पे हमला होता है तो 3 दिन बाद हमें पानी पीने को नहीं मिलेगा। इतना गंभीर स्टेटमेंट कतार के प्राइम मिनिस्टर ने किया, तो आप इससे समझ सकते हैं कि ईरान पे हमला कोई मामूली बात नहीं है। और कतार पे अगर होता है हमला तो दूसरे खाड़ी के देशों पे भी इससे भी और बुरे नतायज होंगे और सभी खाड़ी के देशों में पूरा समंदर का पानी डिसैलिनेशन प्लांट से कन्वर्ट किया जाता है और हलचल मच जाएगी यहाँ। तो मैं यहीं स्टॉप करता हूँ जी। फिरोज भाई, अभी बहुत डिटेल में पाशा साहब ने बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या था और अभी जो डेवलपमेंट हुआ है उससे क्या एक्सपेक्टेड है, ईरान क्या चाहता है, यूएस क्या चाहता है, वगैरह वगैरह। मैं इससे आगे बढ़ के अभी ये सवाल करना चाहता हूँ कि अगर फर्ज करो कि ये चीज जैसा कि वो कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव है, डेवलपमेंट है, बातचीत हो रही है, स्टॉक ऑफ जो उनका है वो अच्छे वो सिग्नल दे रहा है, अगर हम ये मान लें कि ये मुआहदा हो जाता है ईरान और यूएस के बीच में और ईरान की कुछ शर्तें जो इन्वेस्टमेंट वगैरह की है वो भी यूएस मान लेता है और ईरान भी जो है वो यूएस की कुछ शर्तें मान लेता है और सैंक्शन वगैरह खत्म हो जाता है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है जिसने कि इसराइल की नाक पे दम करके रखा हुआ है उस पर क्या पड़ेगा? पहले तो ये बात है कि जो ट्रंप जो बातचीत वापस कर रहा है न्यूक्लियर डील को लेकर, तो वो तो ये बताए कि जो ओबामा ने जो न्यूक्लियर डील की थी और जो ट्रंप जो न्यूक्लियर डील करना चाहता है उस पर अंतर क्या है, वो तो आज तक मैंने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो जो बेसिस है बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन 2015 में आ चुका था। दुनिया के मेजर पावर्स इसमें इन्वॉल्व थे, P5+1 परमानेंट काउंसिल के 5 और जर्मनी, और ये मतलब एक इंपॉर्टेंट डील हो चुकी थी। ट्रंप ने 2018 में तोड़ी। अभी वो और क्या करना चाहता है, व्हाट इज मोर ऑन द टेबल ऑन द न्यूक्लियर क्वेश्चन, वो किसी को पता नहीं है। जहां तक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का सपोर्ट का बात है या मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम है, वो तो ईरान ने बोला वो हमारी चर्चा का हिस्सा ही नहीं है। और अभी तो नेतन्याहू ने ये भी बोल दिया कि बातचीत के पहले या बातचीत के बाद एक अटैक कर डालो ताकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम ही खत्म हो जाए। तो आई थिंक ईरान को ट्रैप में डाला जा रहा है। ईरान इसलिए बोला इनडायरेक्ट टॉक से वाई ओमान बातचीत होगी, वो कोई जल्दबाजी में नहीं है क्योंकि वो जानता है कि ये ट्रैप किस प्रकार का है। मगर क्योंकि अमेरिका बात करना चाहता है और चाइना और रूस ने बोला कि बात करो, तो वो बात कर रहा है। मगर मुझे नहीं लग रहा कि इस बातचीत में से कुछ खास निकलने वाला है और उसके बाद पूरा का पूरा ब्लेम ईरान पे डाला जाएगा कि भाई ये ब्लेम ईरान का है, वो बात नहीं मानी वगैरह वगैरह, और उसके बाद एक अटैक की तो तैयारी है ही। और जहां तक एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस की बात है, मान लो कि डील हो भी गई, विच विल बी अ गुड थिंग, क्योंकि ईरान ने तो बोला कि उसको न्यूक्लियर बॉम्ब में इंटरेस्ट नहीं है। मगर अभी ईरानियन पार्लियामेंट में भी ये बातचीत चालू गई कि अगर इजराइल का जो गाजा पे जिस किस्म का अटैक हुआ है, बेरूट पे जिस किस्म का अटैक हुआ है, और वो थ्रेटन कर रहा है कि इसी किस्म का अटैक तेहरान पे होगा, न्यूक्लियर अटैक होगा, तो इट इज हाई टाइम दैट ईरान हैड इट्स ओन न्यूक्लियर बॉम्ब। और मेरा भी बोलना है कि नॉर्थ कोरिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब था तो नॉर्थ कोरिया बच गया, लिबिया ईरान इराक के बाद नहीं था तो वो मर गए। ईरान को एक न्यूक्लियर बॉम्ब, एक डिटरेंट की जरूरत है
डिटरेंट आ जाएगा तो ये पूरे इलाके की पूरी पॉलिटिक्स, जियो स्ट्रेटेजिक बैलेंस ऑफ पावर बदल जाएगा। और अली लारीजानी जो वन ऑफ द मोस्ट सीनियर मोस्ट, हम लोग सब उसका नाम जानते हैं सदियों से, इन्होंने खुद कहा कि द न्यूक्लियर बॉम्ब इशूज आल्सो बीइंग डिस्कस्ड। ठीक है, तो एट वन साइड आई थिंक इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोटिस दैट ईरान के अंदर एक सीरियस डिबेट है कि ये जो खतरा हमारा है इजराइल और अमेरिका से और यूरोप से, क्या एक न्यूक्लियर बॉम्ब की जो की रिक्वायरमेंट है, क्या वो ऑन द टेबल है, क्या चर्चा में ऑन द टेबल है। और पॉइंट ये कि उनकी तैयारी इतनी है, उनका न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट जैसे पाशा जी ने बताई वो 90% तक जा चुकी है। दे कैन हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू डेज। ओके, और मेरा तो बोलना है कि भाई आप बना लो एक बार से, ये तमाशा खत्म हो जाएगा। ऑलराइट, उसके बाद अमेरिका आएगा आपके पास बात करने के लिए और उसके बाद डील भी हो जाएगी। मगर खैर अभी ओमान के थ्रू से बातचीत चल रही, लेट अस सी वेयर इट गोज। मगर इतना है कि अगर यूरोप ने अटैक किया और इजराइल का 7वां जो देश है, 6 कंट्रीज का ऐलान हुआ था 9/11 के बाद, 7वां देश ईरान है। एक्चुअली वो बिब्लिकल उसका कॉन्टेक्स्ट भी है, मगर ये जो 7 देश है, ईरान अभी आखिरी देश है जो खड़ा है, और ईरान पिवट है पूरा एक्सिस का। ओके, जिसमें फिलिस्तीन की आंदोलन भी, मतलब लेबनान में जो हिजबुल अमान है और भी लेफ्टिस्ट ग्रुप्स वगैरह है, सीरिया का एक प्रॉब्लम हो गया है, इराक की फोर्सेस खड़ी है, यमन खड़ा है, यमन का इमरजेंसी बहुत नई एलिमेंट है। तो ये जो 6 देश है जो एक्सेस रेजिस्टेंस है, वो तो बहुत ताकत से खड़े हैं और वो टूटने वाला नहीं है। तो ये बोलना कि, और ईरान ने तो रिजेक्ट ही कर दिया है एक्सेस को डिस्कस करना या मिसाइल और वो सब को डिस्कस करना, तो वो तो टेबल पे नहीं बातचीत करने के लिए। सो वन इज टेक्निकली व्हाट इज ऑन द टेबल, लेट अस सी व्हाट इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट ओबामा हैड साइन एंड व्हाट ट्रम्प वांट्स टू गिव, वो कौन सी बड़ी बात है वो देखना है। मगर अगर जंग होती है तो जो आपका पाशा जी ने बताई, तो उसके बाद ये वर्ल्ड वॉर की तरफ ही बढ़, कैसे वर्ल्ड वॉर जारी है। पाशा साहब जी, पाशा साहब हमारे पास समय बिल्कुल कम है, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये डील हो गई तो क्या होगा, ये तो इन्होंने बताया फिरोज भाई ने। लेकिन अगर ये डील नहीं होती है, जैसा कि ट्रम्प कह रहे हैं कि जो है वो एक हफ्ता बहुत ज्यादा है, मैं इससे सेटिस्फाई नहीं हूँ, और वैसे भी वो काफी विम्सिकल इंसान है। अगर कल को वो ऐलान कर दें कि भाई हमारी डील नहीं हो सकी और हम जो है वो मिलिट्री ऑप्शन पे जाते हैं, तो वो मिलिट्री ऑप्शन क्या होगा? जी, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। पूरी दुनिया जो है उसकी नजर ये मास्कट में जो बातचीत हो रही है उस पे टिकी हुई है। हाँ, मेरा मानना है कि जो ट्रम्प कर रहा है वो बम्बास्टिक नहीं है, वो कैपेबिलिटी है अमेरिका की बमबारी ईरान के ऊपर करने की, न्यूक्लियर फैसिलिटी, चाहे वो बुशैर न्यूक्लियर प्लांट हो या नातांस न्यूक्लियर प्लांट हो या अराक में जो हेवी वाटर प्लांट्स जो 2 हैं रूस के मदद से जो बने हैं, या tehran के ऊपर जो न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर है, ये 4 अड्डों पे जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उस पे अटैक कर सकता है। और मैं यहाँ ये चारों जगह गया हूँ, देखा हूँ, और वहाँ के साइंटिस्ट अंदर भी जाके मैं मिला हूँ, और ये काफी एडवांस फैसिलिटीज हैं। और यहाँ कई सालों से काम हो रहा है एनरिचमेंट का, और काफी एक्सटेंसिव प्लांट्स हैं, वेल गार्डेड हैं, एयर डिफेंस सिस्टम है। लेकिन फिर भी काफी कुछ अगर हमला होता है तो ईरान का ये 4 फैसिलिटीज में नुकसान हो सकता है। लेकिन असल बात ये है कि ईरान के और भी फैसिलिटीज हैं, इन 4 फैसिलिटीज के अलावा भी और भी हैं जो पहाड़ों के और गवियों में, केव्स में छुपे हुए हैं, जो कि किसी को पता नहीं है। और वहां पे भी ऑल्टरनेटिव न्यूक्लियर प्लांट्स रखे हैं बोल के छुपा हो रहा है, सस्पिशन हो रहा है। और IAEA के डायरेक्टर जनरल बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें उसको भी इंस्पेक्ट करने का मौका होना चाहिए। लेकिन ईरान ने अभी तक उन फैसिलिटीज को ना डिस्क्लोज किया है, वहाँ कहाँ है और क्या हो रहा है किसी को पता नहीं, सिर्फ ईरानी लीडर को पता है, ना इजराइल को भी पता है, क्योंकि ये इजराइल के जो मोसाद थे उनका 2 बार नातांज न्यूक्लियर प्लांट पे अटैक हुआ, जिससे डिसरप्शन हुआ। और बुशैर में और tehran के न्यूक्लियर सेंटर पे जो साइंटिस्ट काम कर रहे थे, कम से कम 5 या 6 साइंटिस्ट ईरान के मारे गए हैं। तो मुझे
कहने का ये एतमादी कुल्ली से कह सकता हूँ कि जो सीक्रेट फैसिलिटीज हैं पहाड़ों में छुपे हुए, वो किसी को अभी तक पता नहीं। तो जो फैसिलिटीज ईरान एग्री करेगा तो ये सिर्फ 4 फैसिलिटीज पे होगा या कम से कम 3 पे होगा, और वो करने से ईरान का जो है जो मुसम्मम इरादा है, अगर अमेरिका हमला करता है या इजराइल के साथ मिलकर हमला करता है तो वो कभी भी आगे न्यूक्लियर ऑप्शन को रख सकते हैं। लेकिन अब हमले को बचने के लिए और सैंक्शंस रिलीफ लेने के लिए ये टेम्पररी इंटरिम एग्रीमेंट की जो बात कर रहे हैं उस पर फैसला मस्कत में जल्द से जल्द कर सकते हैं, जिससे अमेरिका भी संतुष्ट होगा, इजराइल भी संतुष्ट होगा और खाड़ी के देश भी संतुष्ट हो गए। राहत मिलेगी पूरी दुनिया को कि हाँ भाई ईरान का मसला ये हल हो गया है बोल के। लेकिन जो साजिशें कर रहे हैं, कॉन्स्पिरेसीज ईरान के खिलाफ कर रहे हैं, वो जारी रहेंगे, क्योंकि ईरान जो है इतना ताकतवर है, इतना मालदार है, वहाँ ऑयल और गैस रिसोर्सेस और इतना विशाल देश है कि उनके जो कैपेबिलिटीज हैं दोबारा रिवाइव कर सकते हैं इन चारों को भी कॉम्प्रोमाइज अगर हुआ एग्रीमेंट के साथ बोल के। तो ईरान जो है विन विन सिचुएशन में होगा। न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी अगर दबाव में आके कंक्लूड करता है मॉस्को में या ट्रम्प के साथ, अगर उसको सैंक्शंस रिलीफ मिलता है और इन्वेस्टमेंट मिलता है और नॉर्मलाइजेशन ऑफ रिलेशंस, लेकिन किसी भी हालत में ये एक्सिस ऑफ रेसिस्टेंस को सपोर्ट विथड्रॉ करना या बैलिस्टिक मिसाइल या क्रूज मिसाइल पे कैप लगाना मेरे ख्याल से उसको मंजूर नहीं होगा। ये दोनों चीजों पे अगर अमेरिका अड़ा रहता है इजराइल के दबाव में तो कुछ मुआहिदा नहीं होगा, ईरान पे हमला होगा और जवाबी हमला ईरान भी करेगा, और उसके बाद जो है जो कोऑपरेशन आईएई के साथ ईरान का हो रहा है वो पूरा खत्म हो जाएगा और ईरान मुसम्मम इरादे के साथ न्यूक्लियर बम बनाने के लिए तैयार हो जाएगा और उसके लिए एनपीटी के बाहर आना पड़ेगा, वो वॉकआउट करेगा और कोई ताकत दुनिया में ईरान को प्रिवेंट नहीं कर सकती न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए, क्योंकि अब ईरान का ये आखिरी इशारा है कि अगर आप दबाव के अंदर, प्रेशर के अंदर हमें मजबूर करते हैं तो हम तैयार हैं ये 3 फैसिलिटीज को आईएईए के कंट्रोल में डालने के लिए। अगर इसके बावजूद वो क्रूज मिसाइल्स और रेसिस्टेंस की बात उठाते हैं तो ब्रेकडाउन होगी टॉक्स और हमला होगा और ईरान जो है हमले के बाद दोबारा न्यूक्लियर ऑप्शन रिवाइव करेगा और कोई ताकत ईरान को स्टॉप नहीं करेगी। जी, इसमें खान साहब मैं थोड़ा जोड़ना चाहता हूँ इसमें जो मैं आ रहा हूँ आपके पास फिरोज भाई। मेरा सवाल ये है कि फिरोज साहब से कि जैसा अभी पाशा साहब बता रहे हैं कि अगर ये ब्रेक डाउन होता है जिसका कि बहुत प्रोबेबिलिटी है, तो उस सूरत में रशिया और चाइना क्या करेंगे? जिस तरह से कि इसराइल की मदद करने के लिए यूएस आ जाता है और वेस्टर्न यूरोप के सारे देश जो है वो आ जाते हैं, उनके लोग आ जाते हैं, उनकी मिलिट्री आ जाती है, तो क्या ईरान को जो है वो रशिया से या चाइना से इस तरह की कोई हेल्प मिलने की संभावना है? आई थिंक फिजिकली रशिया के ट्रूप्स आने या चाइना के ट्रूप्स आने वाली बात तो नहीं होगी, मगर जो जनवरी में जो एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन रशिया एंड ईरान, वो इंपॉर्टेंट अपनी जगह पे। वो है कि रशियन एडवाइजर्स, रशियन इक्विपमेंट, वो सब तो आ ही जाएगा, वही वो ईरान में मौजूद। चाइना भी वो रोल प्ले करेगा। एक्चुअली प्रॉब्लम है या सही बात अभी है कि जो नया आरआईसी है रिक, जिसके बुनियाद पे ब्रिक्स बना, ब्रिक्स, वो टाइम का आरआईसी रशिया, इंडिया, चाइना था। वो प्रिमाकोव एक बहुत बड़े विद्वान थे, रशिया के बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे, जिन्होंने आरआईसी की कल्पना की थी 90s में सोवियत रूस के टूटने के बाद। रशिया इंडिया चाइना आगे बढ़ा, मगर आज का जो आरआईसी है वो रशिया, ईरान, चाइना है, जिसके बुनियाद पे यूरेशियन इंटीग्रेशन और ये सब लिबरेशन मूवमेंट्स एक्चुअली चल रहे हैं। रशिया और चाइना को ये भी पता है कि उनका नंबर अगला है, क्योंकि 1970s में निक्सन के दौरान जो किसिंजर कर पाए कि चाइना और यूएसएसआर को उन्होंने अलग किया, ट्रम्प का वही एजेंडा है कि ये तीनों को अलग करो। इसलिए पहले तो उन्होंने कहा कि मेरे आते ही 24 घंटे के अंदर रशिया यूक्रेन की वॉर खत्म होगी, मगर वो कर नहीं पा रहा है। यूरोप ही वो वॉर खत्म नहीं करने दे रहा है, तो ट्रम्प की औकात तो वहां भी पता चल जाती है। जैसे ये लेटेस्ट सैंक्शंस भी ट्रम्प ने अनाउंस किए, तो चाइना ने अगले दिन कहा कि इतने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की हम लोग की तेल की जो खपत है वो हम लोग और बढ़ा रहे हैं, और चाइना और भी और तेल ईरान से ले रहा है। तो द पॉइंट इज कि रशिया, चाइना और ईरान एक साथ पूरे इसमें खड़े हैं। इसमें से कोई किसी की भी एक विकेट गिरेगी तो अगली विकेट है, तीसरी विकेट है, तो तीनों साथ में खड़े, अलग अलग तरीके से होगा।
मगर यहाँ रशिया और चाइना के मिलिट्री ट्रूप्स की जरूरत नहीं है। यहाँ पूरा जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, पैलेस्टाइन से लेकर हिजबुल्लाह, खास करके यमन और इराक की जो पूरी फोर्स है, अशरफ शाबी और आर्मी, ये सब की सब लगने वाले पूरे वॉर में, और उससे बड़ा ही मामला फैलने वाला है। तो ईरान बहुत ही पावरफुल देश है, उसके पास जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स है, उसके पास जो मिसाइल सिस्टम्स है, बैलिस्टिक मिसाइल्स है, वो बहुत पावरफुल है। तो ये हमले के बाद अगर ये गलती की इजराइल और अमेरिका ने मिलकर, तो ये तो टर्निंग पॉइंट हो ही जाएगा। और उसके बाद जो मैं लगातार बोल रहा हूँ कि 4 साल के बाद इजराइल का एंड ऑफ स्टोरी है, उसी दिशा में लोग बढ़ेंगे। वैसी भी एंड ऑफ स्टोरी इजराइल की 4 साल में एंड ऑफ स्टोरी होने वाली है। आप देख रहे हैं कि उनके सोल्जर्स, उनके पायलट्स, उनके सब हाथ ऊपर करे, इसलिए हाथ ऊपर करे कि हमारे हॉस्टेज को लाओ, जेनोसाइड खत्म करो, वो कोई नहीं बात बोल रहा है। मगर चीजें इजराइल के अंदर टूटने लगी है, अमेरिका के अंदर ट्रंप के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ एक वातावरण बनते ही जा रहा है। तो बहुत सारी चीजें जमीन के स्तर पे, स्ट्रक्चर के बल पे, तो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान प्लस पैलेस्टाइन, लेबनान प्लस यमन एंड इराक, ये 5-6 देशों के ऊपर पूरी दुनिया की आगे की किस्मत निर्भर है, और उसमें चीन और रूस आज ईरान के साथ खड़े। दोस्तों, तो हम लोग जो फर्स्ट राउंड हुआ है और उस पर बातचीत कर रहे थे हमारे पैनलिस्ट प्रोफेसर A.K. पाशा और श्री फिरोज मिठी बोरवाला साहब से। अब सेकंड राउंड बहुत जल्दी हो जाएगा, रोम में होगा या मस्कत में होगा, जहां भी होगा, और उसके बाद जिस तरह के डेवलपमेंट होंगे और जिस तरह की बातचीत होगी, उस पर हम आगे चल के बात करेंगे। हम अपने दोनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने समय निकाला और इस टॉपिक पर जो है वो हमारे लोगों को मार्गदर्शन दिया। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू।